वेलकम टू बोधरपन। आज हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। उस चैप्टर को आज हम समझेंगे। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन मतलब क्या है? मतलब जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे, पहला तो जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे, उसके साथ जियोग्राफी के साथ साथ और कौन सा चैप्टर का और कौन सा सब्जेक्ट का लिंक है, जियोग्राफी पढ़ने से और कौन सा चीज जो है वो हम जान पाएंगे, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 11 का। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब ये इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मतलब क्या है? Geography approach in holistic in nature. It recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. मतलब जियोग्राफी ये बोलता है कि एक होलिस्टिक इन नेचर मतलब सबको लेके चलने वाला एक चीज, एक सब्जेक्ट, सबको लेके चलने वाला। और इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। इंटरडिपेंडेंसीज मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। तो ये उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि जियोग्राफी सबको लेके चलने वाला है, सब कुछ जियोग्राफी के अंदर आने वाला है और ये जो वर्ल्ड है इनमें सब कुछ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। और ये जब हम एक साथ पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे? जियोग्राफी में पढ़ेंगे। इसीलिए जियोग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन बोला गया है। ठीक है। Geography as an integrated discipline has interface with numerous natural and social science. All the science, whether natural or social, have one basic objectives. साइंस सोशल भी हो सकता है, साइंस नेचुरल भी हो सकता है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव? ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। रियलिटी मतलब जो सच है। सच क्या है? साइंस का वही मतलब है। साइंस वही खोजने में लगा है कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है किसी भी चीज का, उसका सच क्या है, वो साइंस जानने में लगा है। जियोग्राफी अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड द एसोसिएशंस ऑफ फिनोमिना एज रिलेटेड इन द सेक्शंस ऑफ रियलिटी। मतलब ये जो रियलिटी का अलग अलग सेक्शन है, जियोग्राफी उसको पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है। इन इंडिया हिमालय हैव, जैसे कि मतलब इसका अभी हम इलाबोरेटली अगर देखेंगे तो क्या होगा? इन इंडिया Himalaya have acted as a great barriers and providing protection. हिमालय जो है वो इंडिया के एकदम साउथ में रहता है, सॉरी नॉर्थ में रहता है। तो नॉर्थ में जो हिमालय है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। उसके साथ साथ और क्या देता है? बट पासेस प्रोवाइड रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से हिमालय जो पहाड़ है उसमें पासेस रहता है। ठीक है। दोनों पहाड़ के बीच के एक जगह, ठीक है, वहां से सेंट्रल एशिया का जो डिफरेंट ट्राइब्स है वो इंडिया में आया है। इंडिया का जो डिफरेंट ट्राइब है वो सेंट्रल एशिया में गया है। क्यों? बहुत ट्राइब तो इसलिए आया है कि इंडिया के ऊपर कब्जा कर सके, और कोई इसलिए भी आया है कि इंडिया के ऊपर ट्रेड कर सके। ठीक है। तो इसीलिए तो ये जो हिमालय है जो पूरा नॉर्थ को कवर करके रखा है, तो ये जो हिमालय है, हिमालयन जो एरिया है वो बहुत ही रगड है। तो पहला तो हिमालय किससे प्रोटेक्ट करता है? डायरेक्ट इन्वेडर्स, जो एकदम इजीली, अगर हिमालय नहीं रहता तो इजीली इन्वेडर्स सीधे रास्ते, फ्लैट लैंड होता तो सीधे रास्ते से आ जाते, लेकिन हिमालय रहने से क्या हुआ? वो सीधा रास्ता ऑक्युपाई नहीं कर पाए। उन लोगों को खोजना पड़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पास, मतलब छोटा सा एक गैप जिससे बहुत ही लिमिटेड लोग आ जा सकते हैं। ठीक है। तो हिमालय कैसे हेल्प कर रहा है इन्वेडर्स से, पता चल गया। उसके बाद सेंट्रल एशिया से आता हुआ, साइबेरिया से आता हुआ जो ठंडा हवा है वो हिमालय में आके रुक जाता है। अगर हिमालय नहीं रहता, माउंटेन नहीं रहता, तो क्या होता? हमारे जो इंडिया है वहां पे भी पूरा नॉर्दर्न साइड में बहुत सारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ता और बर्फ भी पड़ता। ठीक है। उसके साथ साथ जो मॉनसून विंड है, जो मॉनसून क्लाउड है, वो क्या करता है? हिमालय में जाके अटक जाता है, और जो हिमालय का जो फुट हिल्स है वहां पे क्या करता है? वहां पे बारिश करता है।
और उससे क्या होता है, फर्टाइल लैंड क्रिएट होता है एंड वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। तो हिमालय का क्या यूज है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो पता चल गया। तो ये जो पता चला, कहां पे पता चला, जियोग्राफी में पता चला, समझ गए। द सी कोस्ट हैव एनकरेज कॉन्टैक्ट विथ पीपल फ्रॉम ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। इंडिया जो है वो एक तीनों तरफ वहां पे क्या है, ओशन है, एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब तीनों तरफ पानी है और एक तरफ लैंड से लगा हुआ है। तो इंडिया का जो ये वास्ट कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का। इंडिया का जो वास्ट कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन का ऐसे ही है नहीं, कोस्ट लाइन में क्या होता है, वहां पे मछली का ट्रेड हो सकता है। बाहर से, एशिया से, सेंट्रल एशिया से, अफ्रीका से, उसके बाद यूरोप से बहुत ज्यादा ट्रेडर्स नाव लेके, जहाज लेके कहां पे आया है, इंडिया पे आया है थ्रू सी रूट। और यहां पे आके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड वो किए हैं। और कल्चरल, वहां से जो मैंने क्या बोला कि इंसान जब एक कल्चर का, बहुत सारा लोग अगर दूसरे का ही कल्चर एरिया में जाएंगे, कल्चर एरिया में जाएंगे तो अपना भी कल्चर वहां पे लेके जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, एमलगमेशन होगा। एमलगमेशन मतलब दोनों कल्चर मिल जाएगा, दोनों कल्चर एक दूसरे के रहने सहने का जो तरीका है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर का जो लोग है वो जब आए तो उनके साथ साथ उनका रहन सहन का तरीका, उनका खाना, उनका जो कल्चर है वो सब लेके आए। तो वो लेके आने के साथ साथ क्या हुआ, इंडिया में भी उनका जो कल्चर है उसका इफेक्ट देखने लगा, और इंडियन लोग जो है वो भी उनके बारे में ये सब जान पाए। और ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का बात है। इंडिया से अगर कोई दूसरे अफ्रीका में गया होगा तो इंडिया का कल्चर वो अफ्रीका में लेके गया, तो अफ्रीका में इंडियन कल्चर भी स्प्रेड हुआ। ऐसे सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे अर्थ में। और यही जब पूरे अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तही हम बात कर रहे हैं कि स्पेस के बारे में। स्पेस मतलब अर्थ के ऊपर जो स्पेस है उसी स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो स्पेस में जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, उसमें ट्रेडिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारा जो क्लोथ्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कि हम कैसे रहते हैं उसके बारे में जान पाए अफ्रीका का लोग। अफ्रीका में वो लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में जान पाए इंडिया का लोग। यूरोप में लोग कैसे रहते हैं, सेंट्रल एशिया में लोग कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में हम जब क्यों कैसे जान पाए, ये सब ट्रेड की वजह से। ट्रेड कैसे हुआ, कोस्टलाइन की वजह से हुआ। तो ये कोस्टलाइन कहां पर, किसका पार्ट है, कोस्टलाइन जियोग्राफी का पार्ट है। मतलब कोस्टलाइन के बारे में जब हम जानेंगे तो उसके बारे में जानने के लिए हमको जियोग्राफी जानना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है कि जियोग्राफी जो है वो एक सिर्फ जियोग्राफी मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। अभी तक क्लास 10 तक हमने क्या देखा, फिजिकल जियोग्राफी, उसके साथ इंडियन जियोग्राफी, बस। लेकिन इसके साथ साथ हमको अभी जो जियोग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है इसके बारे में हम जानेंगे। मतलब जियोग्राफी हम पढ़ते पढ़ते अभी ऐसे ही जानेंगे कि जियोग्राफी एक वास्ट नॉलेज है। जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का मेल होगा, इकोनॉमी का मेल होगा, उसके साथ साइंस का मेल होगा, लिटरेचर का मेल होगा। इतना सब कुछ सब जियोग्राफी के अंदर है। ये सब हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में। Navigation technology helps European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility through the ocean. ओशन के थ्रू, ये जब हम बात कर रहे थे कि ओशन के थ्रू वो लोग आए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो कॉलोनी हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, यूरोपियन कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, ये सब स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। तो ये सब कैसे हुआ, ऐसे तो उस टाइम में तो प्लेन नहीं था, तो कहां से आए, उस टाइम में आए सी रूट से। तो ये जो सी रूट है उसका जो नेविगेशन है ये भी जियोग्राफी का ही पार्ट है। हम पढ़ेंगे जीआईएस, जीपीएस, ये सब पढ़ेंगे हम। उसके बाद द जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखा, कोर्स ऑफ हिस्ट्री को जियोग्राफिकल इवेंट्स चेंज कर रहा है। ये कोर्स ऑफ हिस्ट्री को जियोग्राफिकल इवेंट कैसे चेंज कर रहा है, हिस्ट्री मतलब कल जो हो गया वही आज के लिए, मेरे लिए वो हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री मतलब पास्ट के बारे में जानना। तो पास्ट को कैसे जियोग्राफी इंफ्लुएंस करता है वो हम पढ़ेंगे। कैसे, इंडिया में पहले लोग जैसे रहते थे, यूरोपियन के आने के बाद, यूरोपियन कॉलोनी के बाद, यूरोपियन एस्टेब्लिशमेंट के बाद उनके रहने का जो तरीका चेंज हुआ वो हो गया जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। या फिर एक जगह पे नदी था, वो नदी के चारों आसपास में एग्रीकल्चरल लैंड था,
लेकिन वो नदी सूख गया, तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी बैरन लैंड में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो ये हो गया जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस फॉर द चेंज ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में, पास्ट में वहां पे एग्रीकल्चर होता था, पास्ट में इंडिया का रहन सहन अलग था, लेकिन जियोग्राफी की वजह से, कुछ जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस आ गया। मतलब हिस्ट्री में चेंजेस आ गया, पास्ट में चेंज आ गया। तो समझ गए कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे फैसिलिटेट करता है, कैसे हिस्ट्री को चेंज करने में हेल्प करता है। यह शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporally। मतलब समय के साथ साथ हर एक जियोग्राफी का जो फिनोमिना है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, समय के साथ साथ द चेंज इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, vegetation, economic activities, occupations and cultural development have followed a definite historical course। मतलब चेंज इन लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म में चेंज, प्लेटू था वो धीरे धीरे फ्लैट लैंड में तब्दील हो गया, कहीं पे नदी नहीं था तो वहां पे नदी आ गया। क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेटिक चेंज, अभी इंडिया में जितना गर्मी पड़ता है उतना गर्मी पहले नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। वेजिटेशन में, क्लाइमेट के, अगर क्लाइमेट में चेंज होगा उसके साथ साथ वेजिटेशन में चेंज होगा। बारिश ज्यादा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, लेकिन हद से ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, बारिश कम हुआ तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगा। ये सब है क्लाइमेट एंड उसके साथ साथ वेजिटेशन का प्रॉब्लम। उसके साथ वेजिटेशन के साथ साथ और क्या आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे चेंज होगा, देखिए क्लाइमेट के साथ साथ मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन को ऐड कर रहा हूं। कैसे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ हमारा जो क्लॉथ है, जो हम पहनते हैं जो कपड़ा, वो चेंज होगा। वो अगर चेंज होगा तो क्लॉथ जो मैन्युफैक्चर हो रहा था उसमें चेंज आएगा। तो वो जो क्लॉथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ट्रेडिंग होता था क्लॉथ में, ठीक है, जो हम खरीदते थे उसमें चेंजेस आएगा। तो उसमें अगर चेंजेस आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चेंज आएगा। ये तो सिर्फ एक क्लॉथ के बारे में हम बोले, ये सिर्फ क्लॉथ का बेसिस नहीं है, ये सब कुछ में आएगा। ठीक है, पहले जब कार खरीदते थे तो उसमें एसी होता था, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि एसी चला के जाना पड़ेगा हर टाइम। लेकिन अभी कार में एसी कंपलसरी है, क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा है। एसी अगर चलाना है तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, अगर पेट्रोल ज्यादा लगेगा तो पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा। किसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इंफ्लुएंस हो रहा है, किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, लैंडफॉर्म की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे चेंज होगा, लैंडफॉर्म की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज होगा। एक पहाड़ है और एक फ्लैट लैंड है। पहाड़ के ऊपर अगर हमको फैक्ट्री बनाना है तो पहाड़ को काट के हमको फैक्ट्री बनाना होगा। ठीक है, किसी भी, कोई भी फैक्ट्री हो सकता है, पहाड़ को काट के बनाना होगा। लेकिन एक फ्लैट लैंड में एक मुझे फैक्ट्री बनाना है, तो उसके लिए पहाड़ को काट के जितना खर्चा मैंने किया एक फैक्ट्री बनाने में और एक फ्लैट लैंड में फैक्ट्री बनाने में, दोनों में हेल एंड हेवन का फर्क होगा, पैसा कम लगेगा। पैसा ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के आसपास में घूमता रहता है। और ऑक्यूपेशन, ये भी, पहाड़ में एक आदमी जो काम करता है वो फ्लैट लैंड में पहाड़ का वो काम नहीं कर पाएगा, तो ऑक्यूपेशन में चेंज होगा। अगर पहाड़ से कोई आदमी आज फ्लैट लैंड में आके रहने लगा तो उसका जो ऑक्यूपेशन पहाड़ में वो करता था वो नहीं कर पाएगा, उसको उसका काम चेंज करना पड़ेगा। कल्चरल डेवलपमेंट, एक एक जगह पे एक एक टाइप का कल्चर होता है। आज शिमला में जो कल्चर है, आज दार्जिलिंग में वहां का जो नेटिव है उनका जो कल्चर है, क्योंकि शिमला में तो अभी बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो कल्चर तो मिक्स हो गया, लेकिन उनका जो वहां का जो नेटिव है उनका जो कल्चर है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट का अलग अलग कल्चर है, वहां का जो नेटिव है उनका अलग अलग कल्चर है। वो कल्चर जब आता है एक दूसरे के जगह पे तब कल्चरल का एमलगमेशन होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड कल्चर तैयार होता है।
वो सब हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे और ये सब चेंज करेगा किसको? हिस्टोरिकल कोर्स को। मतलब पास्ट में जैसा था वो चेंज होते होते आज के टाइम में ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर बीच में ये है पास्ट, ये है फ्यूचर, तो इसके बीच में जियोग्राफिकल बहुत सारा चेंज हुआ। इसकी वजह से जियोग्राफिकल चेंज हुआ, वो इन्फ्लुएंस किया हिस्टोरिकल चेंज को। मतलब पास्ट हिस्टोरिक को चेंज किया, मतलब पास्ट को चेंज किया। पास्ट को चेंज करना मतलब हिस्ट्री को चेंज करना। और क्यों हुआ? जियोग्राफी की वजह से। और many geographical features result the decision making process by different institutions at a particular point of time. जियोग्राफिकल फीचर्स के अलग अलग होने से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट ट्राइब्स, इन सब का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ा और उसको इन फ्यूचर भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जियोग्राफी चेंज हो रहा है। It is possible to convert a time in terms of space and space in terms of time. मतलब space time क्या है? यहां पे क्या बोल रहा है? It is possible to convert time in terms of space or space in terms of time. For example, it can be said that place A is 1500 किलोमीटर from place B. मतलब place A से B जाने का जो रास्ता है कितना है? 1500 किलोमीटर। तो ये जो जगह है ये एक स्पेस का जगह है, ये एक स्पेस का जगह मतलब अर्थ के ऊपर। यहां से यहां तक जाने में हमको लगता है कितना जाना पड़ता है? 1500 किलोमीटर। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इसको अब ऑल्टरनेटिवली हम कैसे बोल सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज 2 hours away or 7 hours away. 2 hours away from traveling from plane and 7 hours away traveling from a fast moving train. मतलब A से B तक जाने के लिए अगर हम प्लेन से जाए तो 2 आवर में जाएंगे, अगर हम ट्रेन से जाए तो 7 आवर में जाएंगे। ठीक है। तो एक बार मैंने A से B जो दो स्पेस है, A एंड B जो दो स्पेस है, उसको बोला कि इसके बीच का जो रास्ता है वो 1500 किलोमीटर है। और दूसरी टाइम में इसी सेम चीज को बोला कि ए से बी तक जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना है? उसको कैसे बोला कि अगर प्लेन से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा, अगर ट्रेन से जाएंगे तो 7 घंटा लगेगा। मतलब स्पेस को एक बार हमने मतलब कि टाइम को एक बार हमने स्पेस से डिफाइन किया और स्पेस को एक बार हमने टाइम से डिफाइन किया। ये 7 घंटा जो लगता है जाने में ए से बी जाने में जो 7 घंटा लगता है उसको पहले हम एक स्पेस से डिफाइन किया। कितना जगह लगेगा, कितना दूर है? 1500 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है। उसके बाद इसी स्पेस को मैंने टाइम से डिफाइन किया। कैसे? ये जो जगह है ए से बी तक जाने के लिए 2 घंटा लगेगा प्लेन में और 7 घंटा लगेगा ट्रेन में। मतलब स्पेस को एक बार टाइम से और टाइम को स्पेस से हमने समझ लिया। यही है जियोग्राफिकल फिनोमिना। इट इज दिस रीजन टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज। मतलब इसी वजह से जियोग्राफी में टाइम एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। पहले तो हम देखें कि जियोग्राफी क्या है, क्यों हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है जियोग्राफी। और अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन में कैसे जा रहा है जियोग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है, मतलब एक दूसरे से कैसे मेल खाता है जियोग्राफी की वजह से हिस्ट्री कैसे चेंज होता है, ये सब हम अभी धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज एज द 4th डायमेंशन। क्यों? टाइम जो है उसको हम एक 4th डायमेंशन बोलते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये जो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन है ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए